नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स को वीडियोस शेयर किया करें। अगर आपको वीडियोस मेरी थोड़ी भी यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ सबको शेयर किया करें। हम लोगों ने अभी तक मध्यकालीन भारत में कुछ टॉपिक पढ़े हैं जिसमें मैंने आपको अरबों का भारत पर आक्रमण, मुस्लिम धर्म और उसके साथ साथ पढ़ाया है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। और आज हम जिनके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से तुर्कों का आगमन हुआ, किस प्रकार से महमूद गजनवी ने 17 बार भारत को लूटा और भारत से अपार संपत्ति वो अपने देश को ले गया। तो वो सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न तो ज़रूर पूछा जाता है। और मैंने बार बार आपको बताया है कि मध्यकालीन भारत का जो पार्ट है वो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और आने वाले जो अभी आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था या फिर मुगल कालीन व्यवस्था, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं और नोट्स बना करके बार बार उनको रिवीजन करते रहना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कैसी इसकी प्रवृत्ति थी, क्या इनका उद्देश्य था कि ये भारत में प्रवेश करके किसके साथ इन्होंने युद्ध किया और कौन कौन से क्षेत्रों पर अधिकार किया। ये सारे के सारे तथ्य आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सो देखते हैं गजनी वंश के बारे में। कहते हैं गजनी वंश का जो संस्थापक था वो सुबुक्तगीन था। कुछ लोग अलप्तगीन को भी मानते हैं परंतु ज़्यादा सटीक जो माना जाता है वो सुबुक्तगीन को माना जाता है। तो सुबुक्तगीन इनका नाम है और ये गजनी वंश के संस्थापक बताए जाते हैं। ये एक तुर्की दास कमांडर था। ये 10वीं शताब्दी में गजनी वंश की स्थापना बताई जाती है और सुबुक्तगीन का जो पुत्र बताया जाता है वो ही है महमूद गजनवी। ये सुबुक्तगीन का पुत्र हुआ करता था। तो कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो एक ऐसी बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है कि जब ये राजा बना, जब ये सुल्तान बना, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी, तो जब ये सुल्तान बना तो इसने एक ऐसा प्रण लिया कि भारत में बहुत संपत्ति है, मैंने बचपन से सुना है कि भारत में संपत्ति, अपार संपत्ति है, तो मैं उसे लूट कर अपने देश में लाऊंगा और स्वयं को मतलब एक अमीर व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। तो हमेशा से जिसके दिमाग में भारत को लूटने का उद्देश्य बैठा था, एक लूटने की प्रवृत्ति बैठी थी, तो जब वो राजा बना तो उसने ये निश्चय किया कि मैं भारत को लूटूंगा। और इसके बाद इसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया और बार बार आक्रमण करके भी इसने बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। कहते हैं अब्बासी खलीफा से इसने यामीन अल दावला जिसको कहते हैं राज्य या राजा का दायां हाथ, ये उपाधि इसने धारण करी थी। इसी कारण से ये यामिनी वंश का भी कहा जाता था, इसी कारण से ये यामिनी वंश का भी कहलाया। तो यदि कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनवी किस वंश का था, तो यदि ऑप्शन में यामिनी वंश है तो आप यामिनी वंश को ही टिक करके आएंगे। आगे हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी का जन्म हुआ था 2 नवंबर 971 ईस्वी में। 2 नवंबर 971 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो गजनी नामक स्थान पर, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह तुर्क मूल का था और अपने समकालीन सल्जूक तुर्कों की तरह ये इसके समकालीन ही रहते जिनसे इन्हें खतरा बना रहता था। तो इनकी तरह इसने ही पूर्व में एक सुन्नी इस्लाम साम्राज्य बनाने में सफल हुआ था। शिया और सुन्नी में मैंने आपको अंतर बताया था। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियरेंस मिला कि ये जो महमूद गजनवी था ये सुन्नी जो होते थे उनका फॉलोवर था, तो सुन्नी को मानने वाला था। मुस्लिम तो होते हैं लेकिन मुस्लिम भी 2 प्रकार के थे। इस्लाम धर्म में मुस्लिम भी 2 प्रकार के, शिया और सुन्नी। तो ये सुन्नी को मानने वाला था। तो कह रहे हैं कि इसने भी सुन्नी इस्लाम साम्राज्य बनाने में ये भी सफल हुआ और एक उद्देश्य इसका ये भी था कि ये भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग गया। जो भी मिलता था उसको इस्लाम धर्म स्वीकार कराने में लग जाता था। तो ये सारी चीज़ें एक इनके अंदर ये भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसके बाद भारत पर आक्रमण की जब बात आती है तो कहते हैं कि 999 ईस्वी में महमूद गजनवी सिंहासन पर बैठा। 971 में जन्म और 999 में ये सिंहासन पर बैठा।
सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इस बात की जो पुष्टि है सर हेनरी इलियट करते हैं। इनके अनुसार ऐसा कहा गया है कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसकी पुष्टि इनके द्वारा की गई है। अब चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से आक्रमण थे। सारे आक्रमण इम्पॉर्टेंट नहीं थे, कुछ छोटे मोटे थे जिनको सबको मिलाकर के 17 आक्रमणों की संख्या बताई जाती है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण इसके आक्रमण देखेंगे। जो पहला इसका आक्रमण है वो 1001 ईस्वी अपने समीपवर्ती नगरों पर ही इसने किया था। अफगानिस्तान गजनी में जहाँ पर ये शासन कर रहा था, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों से विजय इसने करना प्रारंभ कर दी थी, वहाँ लूटपाट करना और वहाँ के क्षेत्रों पर अधिकार करना। इसके बाद जो दूसरा आक्रमण इसने किया वो 1001 से लेकर के 1002 ईस्वी की ये बात है, जब इसने अपना अभियान जयपाल के विरुद्ध शुरू किया। जयपाल ये भारत के क्षेत्र में अब प्रवेश करना शुरू कर चुका था। तो इसकी राजधानी बताई जाती है वैहिंद, उदयभानपुर, पेशावर, पाकिस्तान। ये पूरा बताया जाता है कि कहाँ पर ये प्लेस था। तो बताया जाता है कि ये वो क्षेत्र था जहाँ पर इसने आक्रमण करना शुरू किया और जयपाल की ये राजधानी क्षेत्र था। यहाँ पर इसने अधिकार कर लिया। जयपाल शायद उस समय एक कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ और वो अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पाया। इसके बाद क्या हुआ कि जयपाल जब बुरी तरीके से परास्त हो गया तो वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसको इस हार से बहुत ही ज़्यादा अपमानित महसूस हुआ और इस अपमान का मतलब कह सकते हैं कि इस अपमान के कारण इसे उतना ज़्यादा बुरा लगा कि इसने स्वयं को जलाकर आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली स्वयं को जलाकर। इस तरह के राजा हुआ करते थे उस समय कि लड़ नहीं सके, युद्ध में हार गए तो इतनी ज़्यादा इनको अपमान महसूस हुआ कि इन्होंने स्वयं को ही खत्म कर दिया। इसके बाद 1004 ईस्वी की बात आती है। ये उच्च के शासक वाजिरा के साथ इसका ये युद्ध हुआ था, वाजिरा के खिलाफ, और यहाँ पर भी महमूद गजनवी को विजय प्राप्त हो गई थी। उच्च के शासक वाजिरा के खिलाफ भी महमूद गजनवी ने भाई यहाँ पर भी अधिकार मिल गया। इसके बाद 1005 ईस्वी की बात आती है। 1005 ईस्वी में अब्दुल फतेह दाऊद ये मुल्तान का शासक था। मुल्तान क्षेत्र अब आगे और बढ़ चुका है। अब धीरे करके आप देखेंगे ये भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये रुकेगा कहाँ? जहाँ से चंदेल शासक और ये सारे शासक, उस समय जो राजपूत शासकों का क्षेत्र था, वहाँ पर आकर के ये रुक जाएगा और उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि अब्दुल फतेह दाऊद जो कि मुल्तान का शासक था, इसके साथ इसका युद्ध हुआ और इस जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी ने मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ भी ये जाता है वहाँ ये अधिकार करके ही आता है। तो जाहिर सी बात है महमूद गजनवी उस समय एक ताकतवर सुल्तान रहा होगा। इसके बाद बात आती है 1007 ईस्वी की। ये जो डेट मैं आपको बता रही हूँ ये ज़रूरी है, इसीलिए आप इनको याद रखेंगे। तो 1007 ईस्वी में पंजाब में औहिंद क्षेत्र जो कि पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ पर गजनवी ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। अब क्या हुआ कि इसने जयपाल के पौत्र सुखपाल को वहाँ पर नियुक्त कर दिया था कि तुम मेरे अंतर्गत रह करके यहाँ पर शासन कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ कि सुखपाल ने इस्लाम धर्म को भी स्वीकार किया था। ऐसे थोड़ी ना राजा बना दिया, इस्लाम धर्म को भी मनवाया कि तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा और उसके बाद ही तुम यहाँ के राजा बन पाओगे। पर थोड़े टाइम के बाद इसने क्या किया, उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब स्वतंत्रता की जब घोषणा करी तो गलती कर दी। इतना बड़ा शासक, इतना बड़ा सुल्तान, और तुम्हारे पास सेना भी नहीं है, तुम स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दोगे तो जाहिर सी बात है फिर हत्या की नौबत आ जाएगी। तो 1007 ईस्वी में आक्रमण करके गजनवी ने फिर से उसको बंदी बना लिया कि तुम हो नहीं स्वतंत्र शासन करने के लायक, इसलिए अब तुम फिर से बंदी बन के रहो। फिर इसके बाद 1008 ईस्वी में आनंदपाल जो कि जयपाल का पुत्र था, इसको भी इसने पराजित किया। मतलब तो जयपाल का जितना भी वंश था उसको पूरी तरीके से परास्त करके इसने पूरे वंश को समझो नष्ट कर दिया कि पौत्र को भी बंदी बना लिया और पुत्र को भी यहाँ पर आप देख रहे हैं पराजित कर दिया। और जो जयपाल थे वो तो स्वयं आत्मदाह करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो पूरी तरीके से वंश को नष्ट कर दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है 1009 ईस्वी में
अलवर राज्य के नारायणपुर पर भी इसने अधिकार कर लिया। अलवर राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ के नारायणपुर पर भी इसने अधिकार कर लिया। हम बात कर रहे हैं महमूद गजनवी के बारे में और उनके जो विजय अभियान है उनको हम पढ़ रहे हैं। आगे हम देखते हैं तो 1018, इसके बाद 1009 ईस्वी से लेकर के 1018 के बीच में कई सारे इसने आक्रमण किए, जिनको 17 आक्रमणों में काउंट किया जाता है, लेकिन वो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता चला गया। तो हम देखते हैं 1018 से 1019 ईस्वी के मध्य ये इसका 12वां अभियान बताया जाता है, जो कि इसने किया था कन्नौज पर। अब कन्नौज एक उस समय का केंद्र था, तो केंद्र पर जब आप शासन करने का, जब आप आक्रमण करने का सोचते हैं, तो किसी भी क्षेत्र का जो केंद्र सबसे ज़्यादा पावरफुल क्षेत्र होता है, तो इसने वहाँ पर आक्रमण किया कन्नौज पर। और कन्नौज का उस समय जो राजा था वो था राज्यपाल इसका नाम था। और इतना ही ज़्यादा कायर राजा था कि ये बिना युद्ध के, डर के भाग गया। इसने सुना कि इतने सारे लोगों को हरा कर आ चुका है, 12वां अभियान मेरे खिलाफ, मतलब मुझसे पहले 11 लोगों को हरा करके ये मेरे क्षेत्र पर अधिकार करने आ रहा है, तो मतलब मेरी तो हत्या तय है। तो ये इस बात से डर गया और इसने क्या किया, इसने अपना क्षेत्र ही छोड़ दिया। ये अपने जो राजधानी थी कन्नौज, उसको छोड़ करके भाग गया। जब ये भाग गया तो इसकी कायरता से जो और आसपास के राजा थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चंदेल शासक विद्याधर, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया कि तुम लड़कर मर जाते वो ज़्यादा सही था, बजाय कि तुम कायरता दिखाते हुए वहाँ से भाग गए। तो इस बात से चंदेल शासक जो विद्याधर था, इसने एक मित्र संघ बनाया। मित्र संघ आसपास के राजाओं को मिलाया और मित्र संघ बना करके ये जो राज्यपाल था, जो छोड़कर भाग गया था, इसकी हत्या कर दी। राज्यपाल की इसने, विद्याधर ने हत्या कर दी अन्य राजाओं के साथ मिल करके, क्योंकि ये इसकी कायरता से खिन्न था। जब तुम कायर हो तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा विद्याधर का मानना था, जो कि एक चंदेल शासक था। तो हमें ये भी पता चलता है कि महमूद गजनवी के समकालीन चंदेल शासक कौन था, तो वो था विद्याधर। आगे हमें देखने को मिलता है कि जब महमूद गजनवी को ये बात पता चली कि राज्यपाल की हत्या विद्याधर ने कर दी है, तो महमूद गजनवी को लगा, अरे ये तो मेरे लिए चुनौती है, तुमने मेरा, जो कह सकते हैं कि मेरा शिकार तुमने मार दिया। तो ये जब ये वाली बात, ये वाली परिस्थिति सामने आई, तो महमूद गजनवी ने कहा कि अब मैं विद्याधर के खिलाफ युद्ध करूँगा। तो 1021 ईस्वी की ये बात है कि विद्याधर से संघर्ष होने के लिए आगे, विद्याधर किससे संघर्ष हुआ, महमूद गजनवी का। परंतु ये महमूद गजनवी के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि जिसको उसने डरपोक समझा, जिसको उसने समझा कि मैं 12 अभियान जीत के आया हूँ, तो 13वां मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसी सोच रखने के कारण ही यहाँ पर महमूद गजनवी को एक कड़ी, कह सकते हैं कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर जब महमूद गजनवी को ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं हार जाऊँगा, तो उसने कहा चलो ठीक है, ना तुम जीते ना मैं हारा, और दोनों संधि कर लेते हैं। तो यहाँ पर महमूद गजनवी को विद्याधर के साथ संधि करनी पड़ी, और संधि भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत महंगी संधि पड़ गई कि विद्याधर को गजनवी ने 15 किले उपहार में दिए। जो 15 किले उसने आसपास के क्षेत्र से जीते थे, वो विद्याधर ने उससे छीन लिए, और सिर्फ किस पे, अपनी शक्ति के बलबूते पर उसने 15 किले उपहार में ले लिए और संधि करने को मजबूर कर दिया महमूद गजनवी को, जो कि अभी तक 12 सफल अभियानों में जीत कर आया था। तो ये होती है कि हमें लड़ना चाहिए, हमें ऐसे डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए, जो कि विद्याधर ने दिखाया और लड़कर स्वयं को सिद्ध भी कर दिखाया। इसके बाद हम देखते हैं 16वां आक्रमण, और ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आक्रमण है, सबसे ज़्यादा धन लूटने वाला, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण ये आक्रमण ही है, जो कि हुआ था सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध। सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध ये आक्रमण हुआ था। 1024 से 1025 ईस्वी की ये घटना है। यहाँ पर क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा महमूद गजनवी ने मंदिर को क्षति पहुंचाई थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान था। और जब यह अभियान किया गया, उस समय राजा भीमदेव, जिनको मूलराज प्रथम भी कहा जाता है, ये उस समय वहाँ के राजा, सोमनाथ मंदिर के आसपास के जो क्षेत्र के राजा थे, वो उस समय भीमदेव मूलराज प्रथम हुआ करते थे। यहाँ पर
अपार संपत्ति लूटी गई। कहते हैं कि महमूद गजनवी ने यहाँ पर 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं की हत्या करा दी थी। कि लूट तो की ही, साथ साथ वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचाई कि 50,000 ब्राह्मण और हिंदुओं की हत्या करा दी गई। अब इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि इसने जीने के लिए एक शर्त रखी हो कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु कुछ लोग अपने धर्म को लेकर के काफ़ी कट्टर होते हैं, काफ़ी आप कह सकते हैं कि वो अपने धर्म में ही रहना चाहते हैं, नहीं धर्म परिवर्तन कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मर जाना बेहतर समझा और इस वजह से शायद उनकी हत्या कर दी गई हो कि इस्लाम धर्म उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर जो इसने कार्य किया वो भी जानने लायक है, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव का एक शिवलिंग था। सोमनाथ मंदिर की बात हो रही है और सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर था। तो यहाँ पर जो शिवलिंग था उसको इसने 2 भागों में तोड़कर एक भाग ले जा करके गजनी में, गजनी मतलब अफगानिस्तान का क्षेत्र, वहाँ गजनी में जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाया था। ये बहुत ही निंदनीय कार्य इसने किया था कि इसने जो शिवलिंग था, जो कि हिंदुओं की कह सकते हैं कि आराधना का एक स्रोत था, उनकी उससे भावनाएं जुड़ी हुई थी, उसको तोड़वा करके जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाया था। तो इसके बाद इसने उपाधि भी धारण करी, क्योंकि इनके लिए तो ये गलत कार्य नहीं था, हिंदुओं की दृष्टि से ये गलत कार्य था, परंतु इनके हिसाब से ये गलत कार्य नहीं था। तो इन्होंने इसके बाद उपाधि धारण करी महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने गाजी, जो कि विधर्मियों का हंता, मतलब जो इनके धर्म के नहीं है, जो विपरीत धर्म के हैं, उनको मारने वाला, विधर्मियों का हंता, मतलब 50,000 ब्राह्मणों को मारने वाला, विधर्मियों का हंता, गाजी की उपाधि। दूसरी उपाधि धारण करी बुद्ध किशन की। बुद्ध किशन मतलब मूर्ति भंजक। इतनी सारे मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी और उसके बाद सबसे बड़ी घटना कि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को तोड़ दिया गया था। तो इस वजह से बुद्ध किशन नाम पड़ा और सुल्तान की उपाधि भी इसने धारण करी थी। वो भी सबसे पहले इसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था, सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। तो ये सारी बातें महमूद गजनवी के बारे में हमें पता चलती है। इसके बाद फिर ये धीरे धीरे अपने देश को वापस चला गया और कहते हैं 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो अपने जीवन काल का एक लंबा समय संघर्ष में ही व्यतीत किया। इतनी अपार संपत्ति लूटी, पर फायदा क्या? उसके बाद 1030 में मतलब कुछ वर्षों के बाद तो मृत्यु को ही प्राप्त हो गया। तो उस अपार संपत्ति का क्या जो लूटकर वो अपने देश ले गया था। अब बात करते हैं इसके दरबार में रहने वाले कुछ विद्वानों की, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अपने साथ कुछ विद्वानों को लेकर की भी भारत आया था, जिन्होंने वर्णन किया है इनके द्वारा किए गए कृत्यों का। इनकी प्रशंसा में बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो उनके नाम भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उतबी के बारे में। और उतबी एक शाही इतिहासकार बताया जाता है इनके दरबार का, और ये गजनवी के साथ भारत आया था उतबी। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? तो उतबी भारत आया था, अलबरूनी आया था और बैहाकी आया था। उतबी ने जो रचना की थी वो की थी किताबुल यामिनी की और तारीख़ यामिनी की। जहाँ पर यामिनी शब्द आ रहा है, तारीख़ यामिनी और किताबुल यामिनी, तो किसने लिखी है? उतबी ने लिखी है, जो कि कौन था? एक शाही इतिहासकार था महमूद गजनवी का। नेक्स्ट हम देखते हैं अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी के बारे में हमें पता चलता है कि ये भी गजनवी के साथ भारत आया था। ये इनका दरबारी कवि था। इसके साथ साथ ये एक इतिहासविद था, गणितज्ञ था, भूगोल वेत्ता था, खगोल एवं दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था। काफ़ी सारी नॉलेज रखता था अलबरूनी। और इसने रचना की थी किताबुल हिंद की। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी, जिसमें हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया गया है। तो किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी के द्वारा और तारीख़ हिंद की रचना भी अलबरूनी के द्वारा की गई थी। इसको पुराणों का अध्ययन करता कहा जाता है, क्योंकि पहली बार भारत में आकर के पुराणों का अध्ययन करने वाला कोई जो मुस्लिम व्यक्ति था या इस्लाम धर्म का व्यक्ति था, वो कौन था? अलबरूनी था। इसके बाद हम बैहाकी की बात करते हैं, और ये भी भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ।
इसको जो उपाधि दी गई है लेन पूल के द्वारा, इसको पूर्वी पेप्स की उपाधि दी गई है। लेन पूल एक लेखक हैं और इन्होंने इसको पूर्वी पेप्स की उपाधि दी गई है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख करके इसको रट लीजिए। इसके द्वारा जो किताब लिखी गई वो लिखी गई तारीख़ सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन कौन था? तो ये गजनी वंश का संस्थापक था। और किसका पिता था? महमूद गजनवी का पिता था। तो बैहाकी ने इनके पिता के नाम पर पुस्तक लिखी तारीख़ सुबुक्तगीन। आगे हमें देखने को मिलता है फिरदौसी के बारे में। और फिरदौसी के बारे में लिखा है कि ये फारस का कवि था और इनका दरबारी कवि भी था। इसके साथ साथ में शाहनामा का रचनाकार था। शाहनामा जिसको अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। और शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी था। तो फिरदौसी के बारे में हमें पता चलता है कि इसकी जो उपाधि थी वो थी पूर्व का होमर या हैमर। पूर्व का होमर या हैमर ये फिरदौसी की उपाधि थी। इन लोगों की उपाधियाँ एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इन लोगों की रचनाएं पूछी जाती हैं। जितना भी इम्पॉर्टेंट था मैंने सारा का सारा ऐड किया है। तो आपको बस नोट्स बनाने हैं, याद करना है, एग्ज़ाम्स ऐसे ही आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हमें गजनवी के बारे में कुछ बातों को देखने को मिलता है कि सर्वप्रथम संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी करने वाला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न में डालिए इसे, क्योंकि पूछा गया है एग्जाम्स में। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ, मुस्लिम था परंतु संस्कृत मुद्रा लेख के साथ इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे जिनका वजन था 3.0 ग्राम। 3.0 ग्राम इनका वजन था। और इसमें दूसरी ओर जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वो थी अरबी भाषा। तो मतलब सिक्का कैसा होता है भाई? ऐसा होता है गोल सिक्का, और इसमें एक तरफ तो संस्कृत भाषा लिखी थी और इसकी जो पिछला भाग था उस पर कौन सी भाषा लिखी थी? तो अरबी भाषा में लेख लिखा हुआ था। ये सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? महमूद गजनवी के द्वारा जारी किए गए थे। तो ये था आज का वीडियो महमूद गजनवी के बारे में पूरा का पूरा सार। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।